बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी ओशन करंट एंड विंड। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे जी ओशन करंट से। आपको बताऊंगा कि ओशन करंट होती क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है, क्या किरदार ये अदा करती है, इसके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, इसकी काजेस क्या है जिस वजह से ये ओशन करंट बनती हैं, ठीक है, और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन ओशन करंट्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑन द क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे जी इसकी जो दो टाइप्स थी, उनमें एक सरफेस ओशन करंट थी और एक डीप ओशन करंट थी, ठीक है, इनके ऊपर आ जाएंगे। और इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से सरफेस ओशन करंट जो है वो फ्लो करती है और उसकी काजेस क्या हैं, इसी तरह से किस तरह से डीप ओशन करंट फ्लो करती है और उसकी काजेस क्या हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, एक कोरियोलिस इफेक्ट और दूसरा है थर्मोहेलाइन इफेक्ट। इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे आज के इस लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक तो मेरे बच्चों, आपको इस चीज का पता चलना चाहिए कि ओशन करंट होते क्या है, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर के बाद आपको सही से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये ओशन करंट क्या बला होती है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो ओशन करंट हैं ये किस तरह से अर्थ के ऊपर, किसी भी एक रीजन के क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, कैसे क्लाइमेट पर असरअंदाज होंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए, यानी तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव बेटा ये है कि किस तरह से वाटर की जो सैलिनिटी है या फिर वाटर के अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ओशन करंट का बायस बनता है। ये तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको टेस्ट किया जा सकता है आपके पेपर के अंदर, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, लेकिन वो फॉर्मेटिव है, वो थर्मोहेलाइन के हवाले से है, लेकिन क्योंकि वो इसका एक पार्ट था और थोड़ा सा रीजन रह गया था, इसलिए फिर मैंने उसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं किया, लेकिन मैंने टू द पॉइंट उसके बारे में थोड़ा सा एंड में आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो हमारा थर्मोहेलाइन है ना, ये फॉर्मेटिव में आता है, बाकी तीनों जो है ऑब्जेक्टिव हमारे और समेटिव में आते हैं। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, दैट इज ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है बेटा? देखो, जब करंट की बात आएगी ना तो अपने माइंड में एक चीज लेके आना, कोई चीज फ्लो करेगी, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, क्या हुआ था उसमें, चार्जेस फ्लो करते हैं विद इन कंडक्टर, ठीक है। हमने एयर करंट्स की बात की थी क्लास 9th के अंदर, क्या था, एयर फ्लो करती थी उसके अंदर। इसी तरह से ओशन करंट में क्या होगा, वाटर जो है, ओशन में तो पानी हो सकता है ना, तो वाटर की जो मोशन है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक कंटिन्यूअस मोशन जो वाटर की हो एक डायरेक्शन के अंदर, उसको मेरे बच्चों हम कहते हैं जी क्या, ओशन करंट्स। इसको हम यू डिफाइन करेंगे, देखिए जरा। ओशन करंट आर कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो ओशन वाटर की एक डायरेक्शन है, कंटिन्यूसली इसमें फ्लो करता चला जा रहा है, उसको हम ओशन करंट कहते हैं। क्योंकि करंट जो है ना, करंट का टर्म आएगा तो आपके माइंड में फौरन से आ जाना चाहिए फ्लो। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का फ्लो, एयर करंट, एयर का फ्लो, ओशन करंट तो ओशन का फ्लो, ठीक है, यानी उसके अंदर वाटर होगा तो वाटर की आप एक डायरेक्शन के अंदर जो कंटिन्यूस फ्लो है उसको बेटा हम ओशन करंट कहेंगे। ये पहला ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो गया कि ओशन करंट है क्या। अब थोड़ा सा आप उसकी डिटेल में चले जाएं, ठीक है। ओशन करंट एंड विंड आर इंटरकनेक्टेड एंड प्ले क्रूशियल रोल इन द क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट के ऊपर अकेला ये जो ओशन करंट है ना, ये नहीं आ रहा होता, बल्कि ओशन करंट के साथ विंड कंबाइन होकर आ रही होती, ये दोनों मिलके एक क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इवन ये जो आपकी ओशन करंट है ना, इसके अंदर भी जो एयर है उसका एक हिस्सा होता है, आप कह लीजिए उसकी एक पार्टिसिपेशन होती है, जिसकी वजह से जो ओशन करंट्स हैं वो बनते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है और दोनों मिलके किसी भी एक रीजन के क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछले 3 लेक्चर से मैं आपको बताता आ रहा हूं। मैं दोबारा रिवाइज इसलिए करता हूं ताकि बच्चों को ये चीज उसको पक्की याद हो जाए कि ये चीज है क्या, ठीक है ना बेटा। क्लाइमेट सिंपली क्या होता है
किसी भी एक इलाके की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनको जब लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्व किया गया हो, लाइक कोई 30 इयर्स के करीब, ठीक है, तो उसको फिर हम उस इलाके का क्लाइमेट कहते हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर उस इलाके के अंदर बारिश कैसी होती है, वहां हवा कैसी चलती है, हवा का दबाव कैसा है, हवा में नमी कैसी है, वहां टेम्परेचर कैसा है, वहां क्या बारिश होती है या वहां पे ओले गिरते हैं, मतलब जो हेलिंग होती है, बर्फ के गोले गिरते हैं, या फिर वहां पे स्नोफॉल होती है। ये सारी वेदर कंडीशंस हैं, या जिसको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक मखसूस रीजन की लॉन्ग टर्म के लिए, लगभग 30 साल के लिए, जो आप वहां की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिस्कस करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस इलाके का, उसका क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, और यही अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्जर्व करें, लाइक 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन या साल के लिए, तो उसको फिर हम वेदर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन को वेदर, लॉन्ग टर्म के लिए रीजन की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को क्लाइमेट कहा जाता है, और लॉन्ग टर्म मतलब 30 साल। ठीक है बेटा, ओके जी। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि जो विंड है और जो ओशन करंट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं और मिलके किसी भी रीजन का क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और इन्फॉर्मेशन के लिए पॉइंट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। इस थ्योरी के अंदर बहुत सारे पॉइंट आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन वाले मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, और है भी अगर देखा जाए तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, ज्यादा सारे जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, ये सारी की सारी जियोग्राफी है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने जियोग्राफी पढ़ी अच्छे से उनको वैसे ही चीजें मालूम होगी। ठीक है बेटा, ओके। ओशन वाटर मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। अब इसकी जो वर्टिकल मोशन है ना, उसको करंट नहीं कहना, वर्टिकल मोशन को बेटा हम अपवेलिंग या डाउनवेलिंग कहते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो इसकी मोशन है वाटर की, उसको हम करंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस वाटर की मोशन में आपने फर्क करना बेटा, हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। जो हॉरिजॉन्टल है वो करंट्स के जुमरे में आएगी, और जो वर्टिकल है यानी अप एंड डाउन है वो अपवेलिंग डाउनवेलिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट, बाकी साथ में एक दो उसके इंफॉर्मेशनल पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद मेरे बच्चों फिर हमने हेडिंग लगानी है, सेकंड हेडिंग, रोल ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स का क्या किरदार होता है? तो बेटा 2 मेन पॉइंट हैं इसके किरदार के। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को ग्लोबली, दुनिया के अंदर हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कैसे, मैं बताता हूं। देखो ये हमारे पास अर्थ है ना, अब ये इसका जो है वो नॉर्थ वाला एंड है, ये इसका साउथ वाला एंड है। ठीक है, ऐसे अर्थ जो है वो स्पिन कर रही होती है, इधर हमारे पास वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, ये जो पोलर रीजन है ना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको पोलर रीजन कहा जाता है। पोलर रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ठंड होती है, जबकि जो ये सेंट्रल वाला रीजन है ये इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और इस रीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? कि जो सन की लाइट आ रही होती है ना, अगर यहां पर सन है, सन से जो लाइट आती है इस सरफेस के ऊपर डायरेक्टली वो लाइट पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो ये वाली सरफेस है यहां वो बेंड होके या तिरछी होके पड़ती है, तो इस तरह से उतना अच्छा इंपैक्ट उसका नहीं होता, इतना अच्छा टेम्परेचर वहां पे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ठीक है, और ये क्योंकि सन के साथ बिल्कुल सामने फेस टू फेस है, तो यहाँ बिल्कुल सीधी जो हीट वेव्स वगैरह आ रही होती हैं और इस रीजन को अच्छे से वो गर्म कर रही होती है। तो ये जो रीजन है इसका, ये हॉट रीजन होता है। और जो आउटर वाली रीजन है, ये नॉर्थ और जो साउथ वाला है, जिसको पोलर रीजन्स कहा जाता है, वहां पर सन की जो रेस हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ती, बल्कि वो थोड़ा सा बेंड होके तिरछी होके पड़ती है, जिसकी वजह से वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है। और वैसे भी देखा जाए तो ये वाला रीजन जो है वो सन से करीब होगा, ये वाला सन से थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वहां पे टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, और मेन रीजन मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे सनलाइट जो है वो तिरछी पड़ती है, इधर भी तिरछी पड़ती है, इस पे डायरेक्ट पड़ती है, अच्छे से अब्जॉर्ब होती है, इधर अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई टेम्परेचर में फर्क होता है। अब ये जो ओशन करंट्स है मेरे बच्चे, ये ओशन करंट क्या करती हैं, यहां से इस रीजन से हीट को इस पूरी अर्थ तक डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यहां से हीट को उधर लेके जाती है उस रीजन में भी। ठीक है, और वहां से ठंडक इस रीजन में भी लेके आती है। समझ गए? तो ये काम कर रही होती हैं आपके ओशन करंट। ये क्या करती हैं बेटा? हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो पहला पॉइंट आपको यहां पर मैंने क्लियर कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ग्लोबली। किस तरह से हीट को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? इक्वेटर से पानी जो गर्म होता है और पोलर रीजन में पानी ठंडा होता है। इक्वेटर से ये ओशन करंट यानी वाटर फ्लो करता हुआ पोलर रीजन की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो हीट ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि यहां पर पानी ने हीट अब्सॉर्ब की हुई है, पानी खुद इटसेल्फ चल के वहां जाएगा तो अपने साथ हीट कैरी करके लेकर जाएगा। इस तरह से हीट एक रीजन से दूसरे रीजन तक ट्रांसफर हो जाती है, तो हीट की जो है वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। पहली चीज।
दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द मैरीन ऑर्गेनिज्म, या आप कह लीजिए एक्वेटिक लाइफ जो होती है, जो कि समंदर के अंदर रहते हैं, जैसे मछलियां हो गई और इससे रिलेटेड जितने भी जानदार पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ कहते हैं उसे, उन सब के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी लाती हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये चलती है ना, सर्कुलेट करती हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, दूसरे रीजन से वापस फिर इधर आएंगी, तो यहाँ पर जो भी वाटर मौजूद है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो वहाँ के ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर मौजूद है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वो वहीं रहे और वो मूव करके किसी और रीजन में ना जाए और किसी और रीजन का पानी यहाँ ना आए, तो फिर एक रीजन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो जब इस तरह से ओशन करंट्स चलते हैं ना, तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां से फिर इधर आता है, तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इन जानदारों के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो पानी में रहने वाली लाइफ है, जो जिंदगी है, ठीक है, उन सब के लिए बहुत जरूरी होता है, तो वो चीजें उनको मिल सकती हैं। तो इस तरह से एक तो हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहां पे से पानी जब इधर आता है, इधर का पानी जब उधर जाता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी साथ आते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं इन जानदारों के आगे बढ़ने के लिए, उनकी अफजाइश के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है बेटा। ओके, तो दो काम कर रहा होता है, इसके दो किरदार है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स और दूसरा बेटा हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, उसके बाद फिर टाइप्स के ऊपर आ जाइए। टाइप्स में बेटा हमारे पास एक होती है जी सरफेस ओशन करंट, दूसरी होती है डीप ओशन करंट। अभी हम आगे चल के इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि सरफेस ओशन करंट्स क्या होती हैं और डीप ओशन करंट्स क्या होती हैं। अब आ जाइए बेटा इसके काजेस के ऊपर। काजेस को बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे मे बी कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाए और आपसे कहा जाए कि क्या वजह है जी ओशन करंट्स के फ्लो करने की, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव भी है जिसमें हमने ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आखिर ऐसा क्या है कि टेम्परेचर में डिफरेंस या वाटर की जो सैलिनिटी है उसमें जो डिफरेंस है वो वजह बनता है ओशन करंट्स का, ठीक है। ओशन करंट तो समझ आ गया ना, वाटर का एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करना, यानी कि यूं समझ लीजिए कि भाई वाटर का फ्लो करके जाना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इसको हम ओशन करंट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये वजह जाननी कि आखिर क्या वजह है जी उसमें, जिसकी वजह से ये वाटर फ्लो करता हुआ जाता है, ओशन करंट्स फ्लो करते हैं, ठीक है। विंड मूवमेंट सबसे पहला फैक्टर बेटा, हवा जब चलेगी ना तो वाटर की सरफेस के ऊपर से वो मूव करती हुई जा रही है, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ड्रैग करके लेके जाती है, जिसकी वजह से जो सरफेस के ऊपर मौजूद पानी है वो हवा की जो लहरें हैं उनके साथ आगे बढ़ता हुआ चलता है। तो एक वजह जो है इसकी ओशन करंट की वो विंड है। हवा जिस डायरेक्शन में चलेगी अपने साथ उसी डायरेक्शन में वाटर की सरफेस के ऊपर वाला जो पानी है उसको भी साथ लेके जाती जाएगी। और आपने अक्सर देखा भी होगा, अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप किसी भी कोई टब वगैरह में पानी ले लें और पास कोई पंखा वगैरह चलाएं, जब वो पंखा हवा फेंकेगा पानी की सरफेस के ऊपर तो आपको उसके अंदर वेव्स बनती दिखाई देंगी और वो पानी जो है ना आगे की तरफ मूव करता आपको इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद दूसरी चीज है फिर हमारे पास अर्थ रोटेशन। अब मेरे बच्चों ये जो अर्थ है ना, अर्थ ये आपको पता है रेस्ट पर तो नहीं है, ये तो रोटेट कर रही होती है, तो इसके ऊपर जो है वो वाटर मौजूद है इस अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो डेफिनेटली इस अर्थ की जो रोटेशन है ये रोटेशन भी असरअंदाज होती है इन जो ओशन करंट्स है इसके ऊपर, या इनको मूव करने में मदद करती है, ठीक है। तीसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है बेटा वो आ जाती है डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब देखिए एक जगह पे पानी जो है वो बहुत गर्म है, एक जगह पे पानी ठंडा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर है वहां पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है स्ट्रेट, तो वहां पे पानी गर्म होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जैसे ही आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं पोलर रीजन में, तो पोलर रीजन में सनराइज तिरछी पड़ती है, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। इधर जो है वो कोल्ड रीजन है, इधर हॉट रीजन है, ठीक है। यहां पर पानी बहुत गर्म है, यहां पर पानी उसके बहुत गर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि उबल रहा है, मतलब गर्म है कंपैरेटिवली। यहां पर पानी जो है वो ठंडा है, ठीक है। अब जब पानी ठंडा होता है ना बेटा, ठंडे पानी की जो डेंसिटी है ना वो लो होती है, ठीक है, सॉरी लो कह रहा हूं, हाई डेंसिटी होती है। तो ठंडा पानी जो है वो डेंस होता है, सही है, और जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है। अब ये जो हल्का पानी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी लो होती है, और ये जो ठंडा पानी है उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो अब होगा क्या कि ये जो लो डेंसिटी वाला वाटर है ये हाई डेंसिटी वाला वाटर की तरफ फ्लोट करता हुआ जाता है, क्योंकि जो डेंसिटीज का डिफरेंस है ना ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के फ्लो के लिए, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो फ्लूइड है, एक की डेंसिटी हाई है एक की डेंसिटी लो है, ठीक है, तो वाटर जो है वो लो डेंसिटी वाले रीजन से निकलकर हाई डेंसिटी वाले रीजन के अंदर इंटर हो जाता है, ठीक है। तो अब इस तरह से जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो एक रीजन में बहुत ठंडा पानी, एक रीजन में बहुत गर्म
बहुत ठंडा तो हाई डेंसिटी, गर्म है तो लो डेंसिटी, ठीक है। तो लो डेंसिटी वाला पानी फिर हाई डेंसिटी वाले पानी की तरफ मूव करता हुआ जाता है, ठीक है बेटा। ओके, इस तरह से ये ओशन करंट की एक वजह बनता है डिफरेंस इन टेम्परेचर। उसके बाद फिर जो चौथा है वो डिफरेंस इन सैलिनिटी। सैलिनिटी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा, सैलिनिटी कहते हैं जो क्वांटिटी है ना साल्ट की इन द वाटर, ठीक है। अब अगर पानी के अंदर साल्ट की जो मिकदार है वो ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे ज्यादा साल्टी वाटर है, ठीक है, इसकी सैलिनिटी ज्यादा है। अगर उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है साल्ट की वो कम होगी तो इसका मतलब यह है कि इसकी सैलिनिटी क्या है, कम है। अब जैसे टेम्परेचर में डिफरेंस जो है वो एक डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, बिल्कुल इसी तरह से जो सैलिनिटी में जो डिफरेंस है वो भी एक डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यानी एक वाटर ऐसा है जहां पे सैलिनिटी कम है, यानी उसके अंदर साल्ट की मिकदार कॉन्सेंट्रेशन कम है, और दूसरा ऐसा पानी जिसमें कॉन्सेंट्रेशन साल्ट्स की ज्यादा है, उसकी सैलिनिटी ज्यादा है। तो ये पानी जिसकी सैलिनिटी ज्यादा है, ये ज्यादा डेंस बन जाएगा, हैवी बन जाएगा। और जो वाटर जिसकी जो सैलिनिटी कम थी वो हल्का हो जाता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। तो लो डेंसिटी वाला वाटर जो है वो हाई डेंसिटी वाला वाटर की तरफ फ्लो करता हुआ जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी, ठीक है। तो ये चार आपको मैंने बेटा जी रीजन बता दिए हैं, तो याद रखनी है आपने। एक विंड है जो चलेगी तो अपने साथ वाटर की सरफेस को मूव कराएगी, दूसरा अर्थ की रोटेशन है जो कि घूमेगी तो उसकी जो वाटर को मोशन में जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होगी, तीसरी डिफरेंस इन टेम्परेचर है जिसकी वजह से डेंसिटी में फर्क आता है और डेंसिटी में फर्क की वजह से वाटर फ्लो करता है लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। चौथा हमारे पास डिफरेंस इन सैलिनिटी है, यानी साल्ट की कंसंट्रेशन का फर्क होना। तो साल्ट की फर्क होना भी डेंसिटी में फर्क लाता है, तो ये भी डेंसिटी में फर्क लेके आएगा, ये भी डेंसिटी में फर्क लेके आएगा। तो डेंसिटी में जब फर्क आएगा तो फिर लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास ओशन करंट जो है वो सेट होते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको मेन जो कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, किस तरह से जो ओशन करंट्स हैं वो क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होती हैं। जरा बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि ओशन करंट हेल्प इन मॉडरेटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है। अब देखें एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, दोनों से ये जो हमारी ओशन करंट्स हैं ये बचा लेती हैं और एक मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर लेके आ जाती हैं। जैसा कि मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूं बेटा, इक्वेटर पर हाई टेम्परेचर होता है वाटर का और जो पोलर रीजन है वहां टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहां से ओशन करंट फ्लो करती हैं इससे इस इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन की तरफ, ठीक है, तो उधर जब गर्म पानी इधर से उधर जाएगा तो यहां से अपने साथ वो हीट भी वाटर कैरी करके ले जा रहे, इसलिए इक्वेटर वाला जो रीजन है वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं हो पाएगी। और जब यहां से हीट लेके वहां पहुंचा है तो अपने साथ हीट लेकर गया नॉर्थ रीजन में, तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कूलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो वहां कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो पाएगी। तो इस तरह से जो एक्सट्रीम है टेम्परेचर यानी एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो, उससे बच के इन ओशन करंट्स के जरिए हम मॉडरेट टेम्परेचर्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इक्वेटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हो पाता और इसका टेम्परेचर बहुत लो नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसका वजह यह है कि यहाँ हीट पहुंच जाती है पानी के जरिए, और यहाँ इसकी वजह यह है कि यहाँ से हीट निकल जाती है, पानी लेके चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह टेम्परेचर को रेगुलेट करने में एक अहम किरदार अदा करता है। और यही एक फैक्टर है ना, हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए जो किसी रीजन की आप ऑब्जर्व करते हैं, तो वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर आपका टेम्परेचर भी तो आ जाता है ना, टेम्परेचर में वेरिएशन या उसमें सडन वेरिएशन है या फिर उसके अंदर जो है वो कह लें मॉडरेट वेरिएशन है, कैसी वेरिएशन है, तो ये क्लाइमेट के अंदर आ जाती है चीजें। उसके बाद बेटा मैंने मेंशन किया यहाँ पे वार्म करंट काज रेनफॉल एंड कोल्ड करंट काज ड्राई क्लाइमेट एंड फॉग। अब अगर हम बात करें इसकी वार्म करंट्स की, देखें वार्म करंट मतलब ये कि गर्म पानी जो एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ जा रहा है, स्पेशली इक्वेटर से इस पोलर रीजन की तरफ, ठीक है। और जो दूसरी है हमारे पास ये कोल्ड करंट्स, कोल्ड करंट वो है जो इस इक्वेटर से इस पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रही होती है, क्योंकि पोलर रीजन में ठंडक होती है, ठीक है, इक्वेटर पे गर्मी होती है। तो इक्वेटर से पोलर की तरफ जाएंगे वो जो पानी जाएगा वो गर्म पानी जा रहा है उसकी तरफ, तो उसको हम कह लेते हैं, क्या उसका नाम था बेटा जी, वार्म करंट्स, ठीक है। और जो उधर से नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आती है उसको हम कूल या क्या कोल्ड कहते हैं, ठीक है, कोल्ड करंट्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो गर्म वाली है ये वजह बनती है रेनफॉल की। जहरी सी बात है, गर्म पानी है वो ज्यादा अच्छे से एवोपरेट होता है,
तो ऊपर आसमान में जाएगा, आसमान में जाएगा तो फिर वो कंडेंस होगा, कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा तो क्लाउड्स फिर बारिश की वजह बनेगी, या फिर किसी भी टाइप की प्रेसिपिटेशन जिसमें आपके पास स्नोफॉल भी हो सकती है, आपके पास हेलिंग भी हो सकती है, ये तमाम चीजें उसमें हो सकती है, जिसको ओले पड़ना कहते हैं, बर्फबारी। अच्छा, और उसके बाद ये जो कोल्ड करंट्स हैं ये वजह बनती है मेरे बेटे ड्राई क्लाइमेट की और फॉग की, धुंध की वजह बनती है। ठीक है, तो ये आ गया इसका इफेक्ट। अब मैंने इनको हेडिंग्स में इसलिए कैटेगराइज किया कि इसमें से कोई भी अगर शार्ट क्वेश्चन बना के आपको दिया जाता है तो आप आसानी से उसको पिक कर सकें, सॉल्व कर सकें, आपको पता हो कि इसका इफेक्ट ये है, इसके रोल जो है वो ये है, इसके टाइप्स ये हैं, इसके काजेज ये हैं, ये सब चीजें आपको एक एक चीज अलग अलग करके मैंने लिख के दी है आपको, क्योंकि आपकी बुक में तो लंबे से पैराग्राफ की सूरत में ये सारा डाटा लिखा हुआ है, तो मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, बुलेट्स बना दिए ताकि आपके लिए इसको याद करना भी आसान हो और आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सके। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसकी दो टाइप्स की बात की थी, एक सरफेस ओशन करंट है और एक डीप ओशन करंट है। अब हम इसकी पहली टाइप के ऊपर जाते हैं, दैट इज सरफेस ओशन करंट। सरफेस ओशन करंट भाई इसका नाम से जाहिर है ये वो ओशन करंट है जो कि आप समंदर की जो सतह है ना, ऊपर की जो ओशन की जो सरफेस है उसके ऊपर चल रही होती है। ठीक है, इसको हम सरफेस ओशन करंट कहते हैं। ठीक है, इसको यूं डिफाइन करेंगे, सरफेस ओशन करंट आर द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर एट द सरफेस। नाम से जाहिर है, कुछ आपको रटा लगाने की, याद करने की जरूरत ही नहीं है, उसके नाम पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये वो ओशन करंट, ओशन करंट तो पता है आपको पानी का फ्लो है, सरफेस का मतलब ऊपर वाली सरफेस पे फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इसकी वजूहात पे आने बेटा, आपने दो वजह आपने यहाँ पे लिखनी है बुक के मुताबिक। एक तो बेटा विंड है ना, सरफेस वाटर को विंड बड़े अच्छे तरीके से ड्रैग करती है, हवा चल रही है तो ऊपर का जो पानी है वो हवा के साथ ड्रैग होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो इसमें एक बड़ा फैक्टर इस सरफेस करंट के अंदर वो विंड है। ठीक है, तो यहां पे बता दीजिएगा, विंड काज द सरफेस ओशन करंट बाय ड्रैगिंग द वाटर क्रॉस अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आ जाइए सब ट्रॉपिकल जायज। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जायज क्या होते हैं बेटा? सब ट्रॉपिकल जायज जो है ना, ये पहले तो ये समझिए सब ट्रॉपिकल क्या होता है। ये जो आपकी अर्थ है ना बेटा, अर्थ, इसका इक्वेटर के पास का जो रीजन है ये वाला और ये वाला, ये मैंने इसको रीजन में कैटेगराइज किया, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और उसके बाद ये हॉट रीजन होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हॉट रीजन होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर ये वाला रीजन आता है, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, और इधर से नीचे ये भी सब ट्रॉपिकल। देखो ये बीच के दोनों जो है, इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे, ये ट्रॉपिकल रीजन है और ये हॉट रीजन कहलाते हैं, और इससे ऊपर का जो रीजन है ये वाला, और इसमें नीचे वाला ये वाला रीजन। ठीक है ना, इन दोनों से नीचे ये, इन दोनों से नीचे ये, इन दोनों से ऊपर ये। ठीक है, समझ गया ना? तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इनको कहा जाता है जी ये हमारे पास सब ट्रॉपिकल रीजन हैं। ठीक है, अच्छा तो अब हमने यहाँ पे हेडिंग जो लगाई है वो सब ट्रॉपिकल जायर्स हैं। अब सब ट्रॉपिकल जायर्स क्या है ना, इन रीजन के अंदर, यानी इस रीजन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर इधर इस रीजन के अंदर, इस रीजन में, यहाँ पर जो है वो एयर है उसकी रोटेशन होती है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में घूमती है, या वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो भी, यानी वाटर की जो मूवमेंट है सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, इस तरह से क्लोज लूप से बना रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं जी सब ट्रॉपिकल जायर्स। अब ये सब ट्रॉपिकल जायर्स है ना बेटा, ये वजह बनते हैं इस वाटर की मूवमेंट के। ठीक है, और ये दो आपको मैंने वजह बताई है, एक विंड जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर मूव करती है, और वाटर की सरफेस के ऊपर मूव करने से जो वाटर के पार्टिकल है सारे ड्रैग किए जाते हैं, और इस तरह से वो जो एक ओशन करंट है वो आ जाता है, और वो सरफेस के ऊपर क्योंकि चल के आ रहा होता है, दैट्स व्हाई हम उसको सरफेस ओशन करंट कहते हैं। और उसमें दूसरी वजह जो है वो सब ट्रॉपिकल जायर। सब ट्रॉपिकल मैंने बताया आपको बेटा कि ये जो रीजन है ये वाला, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, इसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। यहाँ पर जो है वो वाटर की रोटेशन होती है, इस तरह घूमता है सर्कुलर पाथ के ऊपर। ठीक है ना, इसको इस तरह के सर्कुलर पाथ पे स्पिनिंग या जो घूमने वाली मोशन, इसको हम जायर्स कहते हैं। ठीक है, ओके, अब यहां पे देखिए मैंने मेंशन किया यहां पे लार्ज रोटेटिंग करंट्स नियर द इक्वेटर आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल जायर्स। ठीक है, ये आपके पास जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ये जो है ना वो हमारे पास ट्रॉपिकल और ये सब ट्रॉपिकल रीजन आते हैं। यहां पर दोनों रीजन्स के अंदर जो है वो स्पिनिंग यानी घूमने वाले जो है वो करंट्स होते हैं, वाटर करंट्स। ठीक है, अच्छा इसको हम कहते हैं जी सब ट्रॉपिकल जायर। आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स के अंदर ये बन रही हैं। ओके, फिर से देखें जी, लार्ज रोटेटिंग करंट्स, बड़े बड़े घूमने वाले, ठीक है, नियर इक्वेटर आर कॉल्ड सब ट्रॉपिकल जायर्स। इनको सब ट्रॉपिकल जायर कहते हैं। तो जायर का मतलब ये ज़हन में रखिएगा, ये घूमने वाले, ये जो वाटर की जो सर्कुलर मोशन है यहाँ पे दिखाई जा रही है, इसको हम जायर्स कह रहे हैं। ठीक हो गया? ओके, दिस जायर्स ट्रांसफर हीट फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। अब ये इस इक्वेटर से
इस पोल तक, पोल का मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोल की बात हो रही है, यानी पोलर रीजन्स की बात हो रही है, वहां तक हीट को ट्रांसफर करती है। इट हेल्प्स टू मॉडरेट द टेम्परेचर एंड कलेक्ट प्लास्टिक एंड इन अ सर्टेन रीजन। देखो अब जब इसको ऐसे घुमाया जा रहा होता है ना, घुमाया जा रहा होता है, तो प्लास्टिक या उससे इस तरह के जो मटेरियल होते हैं ना, वो घूमते घूमते ना एक जगह पे इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसी लोकेशन आ जाती हैं जहां पे प्लास्टिक के बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट जो समंदर के अंदर फेंके गए हैं या उसमें गिर गए हैं, वो सारे एक जगह के ऊपर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जायर्स, ये बनते कैसे, ये मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा जब हम आएंगे इसके अंदर कोरियोलिस इफेक्ट के अंदर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होगी कि सरफेस ओशन करंट क्या होता है, वो ओशन करंट जो सरफेस पे चले। अच्छा, वजह क्या है इसकी? वजह इसमें जो विंड चलती है तो साथ ड्रैग कर लेती है। अच्छा, और क्या वजह जी? और सब ट्रॉपिकल जायर्स, ये जो आपको घूम रहा है ना, ऐसे गोल गोल घूमता है पानी, ठीक है, इस ट्रॉपिकल रीजन में और इक्वेटर से ऊपर, और ये दोनों रीजन जो इक्वेटर से ऊपर है, ठीक है, ये इससे नीचे नीचे ये पोलर रीजन है, उससे नीचे नीचे ये इसको हम कहते हैं जी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। इनके अंदर जो इस वाटर की बड़ी बड़ी जो है वो सर्कुलर मोशन होती है, जिसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास सब ट्रॉपिकल जायर्स हैं। ठीक है, उसकी वजह से पानी जो है वो एक हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की जानिब मूव करता हुआ जा रहा होता है, जिसको हम ओशन करंट्स कह देते हैं। ठीक है बेटे, अच्छा, उसके बाद फिर हमने अब आ जाना जी कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर। कोरियोलिस इफेक्ट है क्या? देखो बेटा, कोरियोलिस इफेक्ट है, अगर हम देखें ना अर्थ को, तो अर्थ स्पिनिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, घूम रही है। अर्थ की इस स्पिनिंग मोशन की वजह से इसकी सरफेस के ऊपर मूव करता हुआ पानी और इसकी सरफेस के ऊपर मूव करती हुई जो एयर है, वो अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपने एक्चुअल पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। यहां पर अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो मैंने यहां पे डेफिनेशन में क्लियर ये चीज मेंशन की हुई है। द कोरियोलिस इफेक्ट इज द अपीरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर काज्ड बाय अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से जो इसके ऊपर मूव करने वाला वाटर है या फिर जो एयर है, उसके पाथ में डिफ्लेक्शन। जैसे आप ये देखो, यहां पर पानी जो है वो नॉर्थ से इस इक्वेटर यानी पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो इसको आना यहां चाहिए था, लेकिन अर्थ की स्पिनिंग मोशन की वजह से यहां से बेंड होकर इधर आ जाता है, यहां से बेंड होकर इधर आ जाता है। तो ये जो बेंडिंग हुई है ना मेरे बच्चों, इस बेंडिंग को, इस डिफ्लेक्शन को हम बेसिकली कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, अब यहां पर हमने देखा था कि जो सब ट्रॉपिकल जायर्स हैं, ये बेसिकली हेल्प आउट करते हैं इनको क्या कहते हैं जी, बनने में, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो ट्रॉपिकल जायर्स थे इनको बनने में हेल्प आउट करते हैं ना। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जायर इसको ओशन करंट्स को, जो कि सरफेस पे बनती है, सॉरी, ठीक है, अब उसको ना यहां पे हमने देखना है कि वो किस तरह से बन रहे होते हैं। तो मैं पहले आपको सिंपल वे में बता देता हूं बेटा, यहां पर ना दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो एयर जो चल रही है ना, उस एयर का असर होता है। दूसरा जो अर्थ की स्पिनिंग मोशन है, यानी जो कोरियोलिस इफेक्ट है, ये दोनों मिलके ना इस वाटर को सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे होते हैं, यानी कि ये जो सब ट्रॉपिकल जायर्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये सब ट्रॉपिकल जायर्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं। अगर तो आप ये सारा याद कर सको फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि ये ज्यादातर जो है ना, ये टॉपिक मैंने आपको शुरू में बता दिया था बेटा, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कम और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप इसको आसानी से याद कर सकते हो फिर तो ठीक है, वरना कम से कम इतना जरूर आप लिख दीजिए कि ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट एंड जो विंड चल रही होती है, विंड के इफेक्ट की वजह से ये जो वाटर होता है अराउंड द ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, अबव द इक्वेटर, वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमना शुरू कर देता है। इतना लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप प्रॉपर तफसील लिखना चाहते हो तो तफसील लिखिए। फिर उसमें आप बताएंगे कि अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। याद रखिएगा, अर्थ की जो रोटेशन होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होती है, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, और जो ट्रेड विंड्स होती हैं, अब ट्रेड विंड्स और दो विंड्स भी यहां पे उसका जिक्र आएगा, एक को हम बोलते हैं जी ये वेस्टरलाइन, एक को बोलते हैं ट्रेड विंड्स। अब ये जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है ये वाला, और ये इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो चलने वाली विंड होती है ना बेटा, उस विंड को हम ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड इसको इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि जो ट्रेड के लिए आने जाने वाली कश्तियां और जहाज थे ना, उनके लिए सपोर्टिव होती है ये, ठीक है, उनको सपोर्ट करती है मूव करने में, दैट्स वाई इसी को नाम दे दिया गया, ये ट्रेड विंड है। ठीक है ना, तो ट्रेड विंड जो है वो हमारे इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाई जाती है, और उसके बाद जो ट्रॉपिकल रीजन से नीचे फिर सब ट्रॉपिकल रीजन आता है। सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी एक विंड होती है जिसको हम वेस्टरलाइन कहते हैं। ठीक है, तो वेस्टरलाइन अलग होती है, ये जो ट्रेड विंड अलग होती है, ठीक है, इस रीजन के अंदर। ओके जी,
तो मेरे बच्चों ये हमारे पास दो अलग अलग विंड होती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पहली बात आपको ये बताई है कि यहाँ पे जो अर्थ है ना वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और जो ट्रेड विंड्स होती हैं यानी जो इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर चलने वाली हवा है जो तजारत के लिए आने जाने वाले जहाजों को आसानी से मूव करा देती है, ट्रेड विंड moves from east to west. E stand for east और W stand for west at equator in northern hemisphere and pull the surface water. अब northern hemisphere किसे कहते हैं बेटा? स्फीयर कहते हैं इस बॉल को, ये जो अर्थ एक बॉल नजर आ रही है ना आपको, हेमिस्फीयर, इस बॉल के दो टुकड़े करो यहां से ऐसे, एक ऊपर का टुकड़ा एक नीचे का टुकड़ा, ये दो टुकड़े हो गए, इनको हेमिस्फीयर कहते हैं। अब आधे से ऊपर ऊपर यानी इक्वेटर से ऊपर ऊपर का जो आधा टुकड़ा है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इससे आधा जो नीचे नीचे है ना ये सारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। टोटल बेटा वही जियोग्राफी की टर्म्स है, जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो इस आधे से ऊपर ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इस आधे से नीचे नीचे हमारे पास जो आ जाता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, ठीक है। तो कहते हैं जी अर्थ स्पिन करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो ट्रेड विंड होती है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है एट इक्वेटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड पुल द सरफेस वाटर, ठीक है, और सरफेस वाटर को पुल करती है। एक इसका इफेक्ट आ जाता है। दूसरा इफेक्ट कोरियोलिस इफेक्ट, जो कि अर्थ की बेंडिंग की वजह से है ना। कोरियोलिस इफेक्ट बेंड वाटर राइटवर्ड, ये राइट डायरेक्शन के अंदर उसको वाटर को जो है बेंड करता, मतलब वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लाइक अगर वाटर यूं जा रहा है तो मैं वाटर के रास्ते में जा रहा हूं, अब मेरा ये राइट हैंड है, इस तरफ को वाटर को जो है बेंड करेगी, यानी जिधर भी वाटर मूव कर रहा है ना, वाटर की मूवमेंट को अगर आप यूं समझे कि वाटर इधर को जा रहा है तो आप इधर को जा रहे हैं, आपका राइट हैंड, अगर वाटर इधर को जा रहा है तो आप भी इधर को जा रहे हैं, आपका राइट हैंड। ये राइट हैंड की साइड की तरफ जो है ना वो इसकी बेंडिंग होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और लेफ्ट हैंड की तरफ बेंडिंग होती है इसका साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्रियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है बेटा, ठीक है। ओके जी, अब देखिए, तो एक आपको मैंने बताया अर्थ की स्पिन वेस्ट टू ईस्ट, फिर बताया जो ट्रेड विंड है वो इसके ऊपर इफेक्ट हो रही होती है, वो ईस्ट से वेस्ट चलती है अलोंग द इक्वेटर और वाटर की सरफेस को पुल करती है, ये इसको जो है वो बेंड कर रही थी। दूसरा कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वाटर जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर बेंड होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट मूविंग इन द नॉर्थ, तो इन दोनों की एक्शन की वजह से ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वाटर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। एट अबव 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड वेस्टर्न लाइन पुशेस द करंट बैक एंड फॉर्म द लूप। अब बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे जो एयर या जो भी वाटर मौजूद होता है ना, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, डेंसिटी लो होने की वजह से ऊपर की तरफ उछलता है, ऐसे ऊपर आएगा, ये देखो यहाँ से ऊपर आ रहा है ना, ऐसे ऐसे ऊपर आएगा और ऊपर आके ऊपर की तरफ इस तरह को मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही यहाँ से वो दूर चला जा रहा है, नॉर्दर्न रीजन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा ऐसा उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और वापस उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो दोबारा से फिर वो सिंक करके नीचे आ जाता है यहाँ पर इस रीजन के अंदर। तो इस तरह से बस एक लूप बनती है। मगर आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है कि जब वो आता है एट 30 डिग्री नॉर्दर्न एल्टीट्यूड तो वेस्टर्न लाइन पुशेस द करंट बैक एंड फॉर्म द लूप, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर दो चीजों ने, एक कोरियोलिस इफेक्ट ने और दूसरा मेरे बेटे जो हमारे पास यहां पर थी उसका क्या नाम था जी, जो विंड का एक्शन था जो कि ट्रेड विंड थी। ट्रेड विंड और कोरियोलिस इफेक्ट दोनों ने मिलकर इसको यहां से घुमा के इधर फेंका, आगे इसके बाद यानी यहां तक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन आता है ये वाला, ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्न लाइन विंड जो चल रही है, वो वेस्टर्न लाइन विंड जो है इसको, इसकी मोशन को अपोज करती है, इसको वापस नीचे की तरफ भेज देती है। तो इस तरह से ये वापस यहां तक आ जाता है और इस तरह सर्कुलर पाथ के अंदर घूमना कर देता है, ठीक है। तो एक सर्कुलेशन यहां पे बन जाएगी, सर्कुलेशन। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये बता देना मेरे बच्चों के एट अबव 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड वेस्टर्न लाइन पुशेस द करंट बैक एंड फॉर्म लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली काउंटर क्लॉकवाइज पैटर्न्स अकर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर इधर क्लॉकवाइज आया तो उसके बाद नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर यानी नीचे वाले हेमिस्फीयर में यहां पर और यहां पर जो है वो फिर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज पैटर्न की जो रोटेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसकी रीजन ये है कि ऊपर जो क्रियोलिस इफेक्ट है वो बेंड कर रहा है टुवर्ड राइट, और जो नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर वो टुवर्ड लेफ्ट बेंड करता है, ठीक है बेटा। वो आप देख सकते हैं इसकी रोटेशन को। ओके जी, तो ये मेरे बच्चों आपने कोरियोलिस इफेक्ट को सीख लिया। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, समझते हैं कि आपकी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी आप लोगों ने या आपको उसका आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट बेटा इतना जरूर कर लीजिएगा, कोरियोलिस इफेक्ट की डेफिनेशन लिख दीजिए और बताइए कि कंबाइन इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट एंड विंड रोटेट्स द वाटर इन अ सर्कुलर लूप। बस इतना लिख दीजिए, बाकी तफसील में नहीं जाना चाहते मत जाए, बट ये बात लिख दें, बात खत्म। बाकी जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, ठीक है, वो इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि मैंने खुद ज्योग्राफी नहीं पढ़ी
तो आप जो है वो मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते होंगे इस ज्योग्राफी के हवाले से, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। डीप ओशन करंट पे आ जाइए। अभी तक हमने सरफेस ओशन करंट को पढ़ा, अब डीप ओशन करंट पे आ जाइए। अब बेटा डीप ओशन करंट इसके नाम से जाहिर है ये वो वाटर की मूवमेंट है जो कि गहरे पानी के अंदर वाटर मूव करता हुआ जा रहा है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता हुआ, फ्लो करता हुआ जा रहा है वाटर, ठीक है ना। इसको डीप करंट ओशन कहते हैं, डीप ओशन करंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इसके नाम से ही जाहिर है, वैसे तो आपको पता लग जाएगा कि जो गहरे पानी के अंदर बहते हुए एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वाटर फ्लो करता हुआ जा रहा है, इसको हम डीप ओशन करंट कहते हैं। डीप ओशन करंट आर द मूवमेंट ऑफ वाटर बिलो द सरफेस यूजुअली एट द डेप्थ ऑफ 500 मीटर, गहराई में, और उसकी डेप्थ का एक एस्टिमेट बताया गया कि लगभग कोई 500 मीटर की जो गहराई है, उसके बाद फिर आपकी ये वाली शुरू होती है डीप ओशन करंट, उससे ऊपर ऊपर आपकी सरफेस ओशन करंट ही चल रही होती है, ठीक है। तो बहुत आसान डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब डीप ओशन करंट में हमने डेफिनेशन देख लिया, अब उसकी वजह पे आ जाइए भी कैसे होती है, उसकी रीजन। इसकी रीजन तो दोनों मैंने बताई हैं आपको ना, विंड और सब ट्रॉपिकल जायर्स। अब उसके बाद इसकी डायरेक्शन में, अब इसमें रीजन में आ जाएंगे। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डिफरेंस इन सैलिनिटी, ये वजह होती है इस डीप वाटर की। क्यों? देखो बेटा, अब पानी जो यहां से चला गया ना इधर से, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इक्वेटर से गर्म पानी चला गया, लेट सपोज यहां पे इस जो पोलर रीजन है वहां पर आ गया। पोलर रीजन में जब आ जाएगा तो अपने साथ हीट लेकर आया, वो हीट दे देगा उस सराउंडिंग को, ठीक है, और खुद जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा, वहां आइस ऑलरेडी होती है, तो जब आइस बनती है ना, आइस, तो समंदरी पानी के अंदर जो मौजूद साल्ट है ना, उसको वो बाहर निकाल देती है, एक साइड पे हो जाती है, और सिर्फ प्योर वाटर की क्रिस्टल बनाती है। क्योंकि जो साल्ट है ना वो वाटर की क्रिस्टल के अंदर फिट नहीं आ सकता, इसलिए जब उसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी जो आइस फॉर्मेशन होती है ना बेटा, तो साल्ट के मालिक्यूल्स उसको नीचे भेज दिया जाता है। तो इस तरह से जो नीचे वाला पानी है वो मजीद डेंस हो जाता है, भारी हो जाता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन सैलिनिटी, ठीक है। और दूसरा, वहां पे टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी बहुत लो होता है, तो टेम्परेचर लो होने की वजह से भी उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसके अलावा ऊपर वाले पानी का दबाव होता है नीचे वाले पानी के ऊपर, उसकी वजह से भी उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये तीन वजह हैं जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी बहुत हाई होती है, और वो नीचे डेप्थ में रहता है, ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। अब एक रीजन में जहां से ऊपर जो गर्म पानी था इक्वेटर में, वो गर्म होके ऊपर गया, ऊपर होके वो सरफेस के ऊपर फ्लो करता हुआ इधर से इधर आ गया, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर, तो क्या वहां पे पानी की कमी होगी ना, तो ये फिर जो ठंडा पानी ये तह से मूव करता हुआ उस रीजन की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है, ये गहराई के अंदर मूव करता हुआ जाएगा, और उस कोल्ड रीजन से उस हॉट रीजन में जाएगा, जहां से हॉट रीजन से पानी कोल्ड रीजन में गया था, ठीक है। और इस तरह से आपके पास जो है ना वो एक जो कोल्ड वाटर की एक समझे कि एक स्ट्रीम जैसे चल पड़ती है समंदर के अंदर, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, और इसको हम बेटा हम कहते हैं डीप ओशन करंट। और डीप ओशन इसीलिए होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, सैलिनिटी हाई होने की वजह से, टेम्परेचर लो होने की वजह से डेप्थ में रहता है, और फिर इधर आएगा, फिर से इक्वेटर पे आएगा, फिर गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर वो सरफेस ओशन करंट बन के उधर जाएगा, फिर वहां पे ठंडा होगा, फिर वो डीप ओशन करंट बन के वापस आएगा, तो सर्कुलेशन जारी रहती है। अब इधर इक्वेटर, इधर आ गया हमारा ये जो पोलर रीजन है, ऊपर चल के जाएगा पानी ओशन करंट, तो हीट लेके जाएगा, ठंडा होगा, नीचे डेप्थ में चला जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी, फिर वो डेप्थ से वापस इधर आएगा, ठीक है, और उसको जो है वो अपने साथ समझ लो कि ठंडक लेकर आएगा, ठीक है, इस इलाके के अंदर, समझ गए? ओके, इस तरह से मेरे बच्चों ये सारा काम चल रहा होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो डिफरेंस इन सैलिनिटी है, दूसरा डिफरेंस इन टेम्परेचर है। ये दोनों जो है वो डेंसिटीज में फर्क लेके आते हैं, डेंसिटी में फर्क आएगा तो फिर वाटर जो है वो मूव करता हुआ जाता है, ठीक है बेटा। चले आगे जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वार्म वाटर और नॉर्थवर्ड, ये हेडिंग नेक्स्ट है हमारी। इसमें हम ये बताएंगे कि वार्म वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ ऑन ओशन सरफेस एंड कूल डाउन, यानी यहां से जो है वो वार्म वाटर जो इक्वेटर से है वो चल के जाएगा नॉर्थ की जानिब या साउथ की जानिब, यानी जो पोलर रीजन है, ठीक है, और वहां पे जाकर ठंडा हो जाएगा और वहां पे अपनी सारी हीट एनर्जी वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा जी, डेंसिटी वाली हेडिंग लगा दीजिए। उसमें फिर ये होगा कि जब पानी इसके ऊपर आ चुका है, इक्वेटर से यहाँ पर आ चुका है, उसकी डेंसिटी लो हो चुकी है, वो भारी हो चुका है, वो तय में चला जा चुका है, लेकिन जो पानी यहाँ से चला गया, समझो यहाँ से पानी निकल के उधर चला गया था, तो यहाँ पे फिर कुछ कमी आएगी ना पानी की, तो ये फिर जो है वो पानी यहां से जाएगा उसकी तरफ और उसको फिल करेगा, ठीक है। ओके, सो
लो टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन सैलिनिटी इंक्रीज वाटर डेंसिटी। पानी में नमक बढ़ाओगे, पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसकी जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, सही है। और दूसरा, पानी का टेम्परेचर कम करो तो पानी फिर से जो है वो डेंस होना शुरू हो जाएगा, उसकी डेंसिटी मजीद बढ़ जाएगी। तीसरी मैंने आपको वजह बताई थी कि जो ऊपर वाला पानी है वो नीचे वाले पानी को पुश कर रहा होता है, इसी वजह से भी नीचे वाले पानी की डेंसिटी मजीद बढ़ जाती है। डेंसर वाटर सिंक एंड मूव्स बैक टुवर्ड द नॉर्थ टू इक्वेटर एंड कॉज डीप ओशन करंट। देखो ना, यहां पर इक्वेटर से गर्म पानी हल्का होकर ऊपर आया ना, इस तय के ऊपर मूव करता हुआ या नॉर्थ तक, फिर जहां ठंडा पानी जो है वो उसकी जगह लेने जाएगा वापस उसी जगह पे, ठीक है। बात को समझो, जैसे हम वेंटिलेशन करते हैं ना एक रूम के अंदर, हम किचन के अंदर एक पंखा लगा देते हैं, एग्जॉस्ट फैन, उसका रुख बाहर की तरफ कर देते हैं, तो क्या करता है वो यहां से सारी एयर को निकाल के बाहर पंप आउट करता है। जब यहां से सारी एयर निकल जाएगी तो बाहर से ताजा हवा जो है वो अंदर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से अब ये समझो कि यहां से गर्म जो है वो पानी है वो यहां से हमने भेज दिया इस पोलर रीजन के अंदर, तो पोलर रीजन से ठंडा पानी फिर वापस उस पानी की जगह लेने आएगा ऐसे। तो इस तरह वहां से डीप ओशन करंट जो है वो इस नॉर्थ से या साउथ से इस इक्वेटर की तरफ आते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलर रीजन टू इक्वेटर, ठीक है। इस तरह से मेरे बच्चे आपके पास जो ये डीप ओशन करंट्स है वो भी बन जाती हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर ये थर्मोहैलाइन के ऊपर आ जाएं। वैसे ये फॉर्मेटिव है लेकिन छोटा सा डेफिनेशन है, इसको भी देख लेते हैं। बेटा ये जो थर्मोहैलाइन है, पहले जरा इसके नाम पे गौर कीजिए, थर्मो प्लस हैलाइन। थर्मो जो लफ्ज है उसका ताल्लुक टेम्परेचर से है, और जो हैलाइन है, हैलाइन लफ्ज हैलोजीन से, हैलाइन, हैलोजीन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो एलिमेंट्स जो कि साल्ट बनाते हैं, हैलोजीन, जिसमें सोडियम आता है, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनाता है ना, तो सोडियम को कहा जाता है ये हैलोजीन है, ठीक है। तो हैलोजीन, हैलाइन, ये हैलोजीन से हैलाइन, ठीक है। तो हैलाइन का मतलब है कि साल्टीनेस उसके अंदर, यानी कि साल्ट बनाने वाला या साल्टीनेस कह लीजिए, ये दोनों, ठीक है। ओके, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो किससे है, एक थर्मोहैलाइन में, मतलब थर्मो का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, और हैलाइन का मतलब है कि ये इसका ताल्लुक जो है वो साल्ट से, ठीक है। ये दोनों मिलके वाटर की डेंसिटी को लो करते हैं, जिसकी वजह से जो डीप वाटर है वो ओशन करंट मूव करती हो जाती है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, सैलिनिटी इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, ये दोनों मिलके हमारे पास एक डेंस वाटर बनाते हैं जो तय के अंदर बैठ जाता है। वहां इक्वेटर से जो पानी गर्म होकर ऊपर उठा था ये वापस उसकी जगह लेने के लिए जाता है यहां से, और एक ओशन करंट, डीप ओशन करंट बनती है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन इज मूवमेंट ऑफ डीप ओशन वाटर caused by difference in temperature and salinity। डिफरेंस इन टेम्परेचर और डिफरेंस इन सैलिनिटी की वजह से जो डीप ओशन करंट फ्लो करती हैं, कहां से कहां आपको पता होना चाहिए, जो कि नॉर्थ से इक्वेटर की जानिब फ्लो करती हैं, इसको बेटा हम कहते हैं थर्मोहैलाइन। थर्मोहैलाइन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि एक टेम्परेचर लो होने की वजह से, दूसरा सैलिनिटी इंक्रीज करने की वजह से वाटर की डेंसिटी लो हुई है, और जिसकी वजह से वो डीप ओशन करंट की तरफ जो है वो मूव करता हुआ गया एक इस पोलर रीजन से इक्वेटर की जानिब, इसलिए इसको थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इट हेल्प्स टू मूव द कोल्ड न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर टू मूव अपवर्ड। अब नीचे गहराई में जो ठंडा और न्यूट्रिएंट से भरपूर, क्योंकि वहां पर एक्वेटिक लाइफ बहुत कम होती है, जहां पे इसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ठंडे इलाके जो हैं, ये जो पोलर रीजन है ना, वहां पे, तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स भी पानी के अंदर उसी तरह पड़े होते हैं, मिनरल्स भी उसी तरह से पड़े होते हैं। तो जब इसकी मोशन होती है तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल वाला पानी जो है वो यहाँ से निकल के उस इलाकों की तरफ भी जाता है जहाँ पे जानदार मौजूद है। तो इस तरह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।